गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे दो चरों में रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दो चरों में रैखिक समीकरण जो होता है, ये पहले हम देखेंगे इक्वेशन समीकरण क्या होता है। तो समीकरण इक्वेशंस एक या एक से अधिक अज्ञात चर राशियों का एक ऐसा संबंध जिसमें समता समता मतलब इक्वलिटी बराबर के चिन्ह का प्रयोग होता है, समीकरण कहलाता है। तो यहाँ देख रहे हैं 3x + 5 = 8। यहाँ देख रहे हैं दो पक्ष हैं, 3x + 5 बायां पक्ष है और 8 जो दिया गया है दाएं पक्ष में है। तो बायां और दायां पक्ष दो पक्ष होंगे, एक बायां होगा एक दायां पक्ष होगा, तो उसको हम समीकरण कहेंगे। जिससे यहाँ देख रहे हैं 5x + 6 = 3x + 8। यहाँ देख रहे हैं LHS बायां पक्ष है दायां पक्ष है। 2x² + 7 = 9x + 3। यहाँ देख रहे बायां पक्ष है ये दायां पक्ष है। 3x + 5y = 8। तो ये सभी हमारे समीकरण है। अभी तो इसको हम समीकरण कहेंगे। अब इसमें देखो समीकरण आपने देखा यहाँ दो घात का है, यहाँ पर ये एक एक घात के थे, तो सभी तो भी यहाँ समीकरण है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। रैखिक समीकरण क्या होते हैं? तो यहाँ देखेंगे लीनियर इक्वेशंस ऐसे समीकरण जिसमें केवल एक घात वाले चर होते हैं, जिसमें वेरिएबल जो हो, चर जो हो, उसकी घात एक हो, वो कहलाएंगे रैखिक समीकरण। यहाँ देख रहे हैं 2x², ये रैखिक समीकरण नहीं है, हमारा द्विघात समीकरण है। तो यहाँ देखेंगे रैखिक समीकरण होंगे तो 3x + 2y = 7। यहाँ देख रहे हैं x, यहाँ x जो है इसकी पावर यहाँ पर 1 है, जो छिपी रहती है लिखी नहीं जाती, y की पावर 1 है, तो यहाँ इसकी घात एक है। तो ये हो गया रैखिक समीकरण हो गया। और दो चर है हमारा x और y, तो दो चरों में एक रैखिक समीकरण है। अब इसका स्टैंडर्ड समीकरण जो होता है, मानक समीकरण जो होता है, ये होता है ax + by + c = 0। जहाँ a b c जो है ये हमारे रियल नंबर्स होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। r का मतलब यहाँ a b c बिलोंग, इस साइन पर बिलोंग के लिए बिलोंग्स टू r। a डज नॉट इक्वल टू 0, b डज नॉट, मतलब a और b इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती हैं। और ये हमारा स्टैंडर्ड समीकरण ax + by + c = 0। अब यहाँ देखेंगे रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस इसको देखेंगे ये कितने प्रकार के होते हैं। लीनियर इक्वेशन देखिए एक होता है, दो प्रकार के होते हैं। एक देखिए संगत, जिसको बोलेंगे संगत युग्म। संगत युग्म इसको बोलेंगे कॉन्सिस्टेंट पेयर, और दूसरा होता है असंगत युग्म, इनकॉन्सिस्टेंट पेयर। अब संगत युग्म में देखेंगे, संगत युग्म भी दो भागों में बढ़ गया है। एक होता है अद्वितीय हल, अद्वितीय मतलब यूनिक, अद्वितीय मतलब होता है यूनिक, आमने नहीं, द्वितीय जिसके समान दूसरा ना हो, वो कहलाता है यूनिक। दूसरा होता है अनंत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। यहाँ इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे, उसके बहुत सारे हल हों। तो यहाँ देखेंगे ये कंडीशन होती है अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारे जो इक्वेशंस होंगे उसमें ये कंडीशन होती है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू, देखिए a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब a1 और a1/a2 और b1/b2 ये इक्वल नहीं होंगे। तो ये हमारा उसका जो हल होगा वो यूनिक होगा, उसका एक हल होगा। और जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है, ये तीनों बराबर होंगे, उनके रेशियो बराबर हो जाएंगे, तो उसके अनंत हल होते हैं, उसके अनंत हल होंगे। और ये होता है असंगत युग्म, इनकंसिस्टेंट पेयर। इसमें ये होता है a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब c1/c2 के इक्वल नहीं होगा, तो ये कहलाएगा असंगत युग्म। कहलाएगा असंगत युग्म, मतलब इसमें असंगत युग्म में क्या होता है, कोई भी हल नहीं होता। असंगत युग्म में इसमें जब ये कंडीशन होगी तो इसमें समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। अब इसमें देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्टिव करते हैं। a1 सपोज कि ये देखिए हमारे रैखिक समीकरण है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + b2y + c2 = 0। ये हमारे दो रैखिक समीकरण हैं। अब इसमें देखेंगे पहला होता है समीकरण का एक हल होगा यूनिक हल, देखिए अद्वितीय, जिसको बोलेंगे अद्वितीय
अद्वितीय हल, अद्वितीय यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन के लिए बता चुके आपको a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/b2 और b1/b2 ये इक्वल नहीं होंगे। इसकी कंडीशन ये होती है एक्स एक्सिस एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा वाई डैश। तो दो रेखाएं, मान लो एक रेखा ये जा रही है, एक रेखा ये जा रही है, तो ये दोनों रेखाएं यदि एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, यहाँ देख रहे हैं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, तो वो कहलाएगा आपका अद्वितीय हल होगा। और उस कंडीशन में होता है a1/a2 कैन नॉट बी इक्वल टू b1/b2। ये होता है आपका दो प्रतिच्छेदी रेखाएं जो होती हैं उनमें एक ही ये बिंदु जो होगा वो दोनों रेखाओं में कॉमन होगा, वो घनिष्ठ होता है। तो ये होता है अद्वितीय हल के लिए, यूनिक सोल्यूशन के लिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सेकेंड देखेंगे, सेकेंड होता है हमारा अनंत हल। अनंत हल, अनंत हल होंगे तो अनंत हल के लिए देख रहे हैं ये होता है हमारी कंडीशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। मतलब इसके रेशियो, सबके रेशियो बराबर होंगे। तो यहाँ देखेंगे अनंत हल के लिए मान लीजिए जैसे आपने एक रेखा ये जा रही है, तो दूसरी रेखा जो होगी वो इसी पर जाएगी, इसी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होगी, इसी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जाएगी, दोनों रेखाएं एक ही होंगी, मतलब एक ही बिंदु से होकर जाएंगी। तो उस कंडीशन में हमारे जो होते हैं अनंत हल होते हैं, क्योंकि जो इस बिंदु पर जैसे इस रेखा जो बिंदु होगा या इस पर होगा वो दोनों एक ही होंगी, तो उस कंडीशन में हमारे अनंत हल होते हैं। तो ये कहलाते हैं नंबर ऑफ इनफाइनाइट सोल्यूशन। ये दोनों हमारे संगत, ये दोनों है संगत युग्म के अंतर्गत है, क्योंकि दोनों के सोल्यूशन है, दोनों के हल निकल रहे हैं। इसका एक हल निकल रहा है और इसके अनंत हल निकल रहे हैं। तीसरी कंडीशन हमारी होती है, ये इसको कहते हैं कोई शून्य नहीं, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, हल नहीं। यहाँ देखेंगे तो कोई हल नहीं होगा, ये कहलाएगा असंगत, इनकॉन्सिस्टेंट कहलाता है। और इस कंडीशन में देखिए असंगत के लिए जब दो रेखाएं हमारी समांतर होती हैं, देख रहे हैं दो रेखाएं समांतर होंगी, तो इनकी चूंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, कभी भी आप कितना बढ़ाते जाएंगे ये एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगी, तो इसमें कोई भी हल नहीं निकलेगा। और इसकी कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 ये नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 c1 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसमें कोई हल नहीं होगा। ये होंगी हमारी समांतर रेखाएं, ये होंगी समांतर रेखाएं, दो रेखाएं समांतर होती हैं और ये कहलाती हैं कोलिनियर। इसको मतलब कहेंगे एक, मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है कोइंसिडेंट लाइन कहलाएंगी। और ये होती है अद्वितीय, कहलाएंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये कहलाएंगे प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ये कहलाती हैं समांतर रेखाएं, रेखाएं। और ये होते हैं कोइंसिडेंट, मतलब कोलिनियर होती हैं, जो है एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जाती है। तो ये होती है, ये कंडीशन होती है हमारी रेखाओं की दो चरों में रैखिक समीकरण के। अब देखते हैं इसके हल, रैखिक समीकरणों के हल देखते हैं। जैसे रैखिक समीकरण के हल, देखो रैखिक समीकरण के हल, समीकरण के हल, रैखिक समीकरण के हल। तो सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सपोज कि देखो ये हमारा इक्वेशन है 3x + 4y = 7 है। तो यहाँ देखेंगे इस रैखिक समीकरण में जो बिंदु इसको संतुष्ट करेंगे वो समीकरण के हल कहलाएंगे। जैसे हम देखेंगे एक मतलब यहाँ x = 1 है और y = 1 इसमें रखते हैं, तो 3 × 1 + 4 × 1 ये आ जाएगा। देखेंगे 3 + 4 हो जाएगा = 7। हमने बाएं पक्ष में रखा और दायां पक्ष आ गया, इसका मतलब ये 1, 1 समीकरण के हल हैं। इसी प्रकार देखेंगे दूसरा 5, -2 हम देख रहे हैं LHS हमारा 3x + 4y इसमें हम रख रहे हैं, तो 3 × x की वैल्यू 5 है + 4 × -2। अब यहाँ देख रहे हैं 15 माइनस हो जाएगा 8 = 7 आ रहा, देख रहे हैं दाएं पक्ष के बराबर आ गया। तो ये भी क्या है 5, -2 भी समीकरण का हल है। तो यहाँ देख रहे हैं कोई भी रेखा जो होती है, एक रेखा आप खींच रहे हैं, तो इस रेखा में जितने भी बिंदु होंगे, बहुत सारे अनंत बिंदु होते हैं, सभी बिंदु समीकरण के हल होते हैं, सभी बिंदु समीकरण के हल होते हैं। किंतु जब दो रेखाएं खींचते हैं तो दो रेखाओं में क्या होता है, जो रेखाएं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी वही समीकरण का हल होता है।
और समांतर रेखाओं में कोई हल नहीं होता। अब और दोनों रेखाएं अगर कोलिनियर हैं तो उसमें क्या होते हैं, अनंत हल होते हैं। तो ये थे हमारे कुछ दो चरों में रैखिक समीकरण के बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।